हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश आपका डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आपको यह थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आज आपके मैम के गले में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज ये क्लास हमें लेना पड़ा। तो आपको वही बिल्कुल क्वेश्चंस जो मैम आगे के क्लास में लेने वाली थी, उसी क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपके 97 क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। और बाकी के जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैम ने करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं उसे तो देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास हैं। 2-3 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यूटी अपना बनाए रखें और पूरे वीडियो को फॉलो करें अंत तक। चलिए, तो हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। पृथ्वी के चमकत्व का गुण किस कारण पाया जाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि क्योंकि भ्रूकोड या मध्यपिंड ई लौ धातुओं का बना होता है, इस वजह से जो पृथ्वी होती है वो चमकीली होती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे पृथ्वी में 3 परतें मुख्य होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वो बात कर रहा है आपका चमकत्व की बात कर रहा है। तो चमकत्व किसके कारण होता है, तो आप बता देंगे लौह धातुओं का पृथ्वी का क्रोड जो होता है बना होता है। इस वजह से हमारी पृथ्वी क्या होती है, चमकत्व के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है। तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग आता है जहाँ जहाँ जगत को जीवन विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज एवं ऊर्जा का प्रवाह गतिशील रहकर क्रियाशील रहते हैं। बस उसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, क्योंकि हमें पता है स्थल मंडल पर ही सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। जैसे खाना हुआ, पानी हुआ और भी सारी जो सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें केवल स्थल मंडल पर ही देखने को मिलती हैं। इसके बाद अदर लेयरों में जो पृथ्वी की 5 लेयर होती हैं, उसमें हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों का गुण देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि आज का तीसरा क्वेश्चन, जलमंडल से क्या आशय है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर भूमिगत स्वच्छ व हल्का जल नदी, झील व तालाब में एवं भूमिगत जल पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो जलमंडल है इसमें लगभग आपका 1/3 मतलब 1/4 भाग कर दें तो आपका भू होता है, भूमि होती है, और बाकी जो होता है 3 भाग आपका जल होता है। तो इसमें झील, तालाब एवं भूमिगत जलें पाई जाती हैं, जिसमें कि नदियों का बहुत ज़्यादा जाल है, जैसा आप देख सकते हैं। हमारे महाद्वीपों के चारों तरफ महासागरें, झीलें फैली हुई हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग बस लास्ट तक देखते रहिएगा क्वेश्चन को। चलिए, वायुमंडल जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। इसमें यह पूछा गया है, वायुमंडल जो है जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आप बता देंगे, वायुमंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि के संतुलित चक्रों के क्रियाशील रहने से वायु एवं सूर्य तापमान में एक नमी के द्वारा जीवों को जीवन दान मिलता रहता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा जो वायुमंडल है इस पे सारी चीज़ें एक रूल के अकॉर्डिंग आती रहती हैं। जैसे कि धूप का भी एक लिमिट है और आपका छाँव का भी एक लिमिट है, यानी कि इसमें जो धूप होता है वो भी कुछ समय के लिए ही होती है और जो रातें होती हैं वो भी कुछ समय के लिए होती हैं। इस वजह से जो वायुमंडल है यहाँ पे जीवों के रहने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगिता हमारा अर्थ ही है। सारे प्लेनेट में अगर देखा जाए तो अर्थ इज ए ग्रेट प्लेनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और अर्थ को लिविंग प्लेनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं और ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण विधि से क्या आशय है। प्रकाश संश्लेषण हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि से नाइट्रोजन व कार्बन चक्र मिलकर भोजन श्रृंखला के विकास एवं ऊर्जा प्रवाह में सहायता करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के साथ जैव जगत के जटिल आपसी संबंध एक दूसरे पर छाए रहते हैं। यहाँ
इस प्रकार जीवों के विकास का विशिष्ट वातावरण बनता है। तो आपको पता हो गया क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इससे कितनी ज़्यादा फायदे होते हैं हम लोग को। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का छठा क्वेश्चन, जैवमंडल के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है, जैवमंडल इज मोस्ट एफोर्डेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जैवमंडल के आधार में वनस्पति, पशु एवं पक्षी, मानव मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी लोग आते हैं जैवमंडल के अंतर्गत। ठीक है, यहीं पे जीवन संभव है, जो कि अर्थ का सबसे ऊपरी वाला लेयर है, परत है। ठीक है दोस्तों, इसमें सूक्ष्म जीव है, जो आपका ये छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जैवमंडल के अंतर्गत सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग नीचे देख रहे हैं, सूक्ष्म जीवन भी यहाँ पे संभव है। चलिए, अपक्षय क्या है। अपक्षय क्या है आप लोग बस देख रहे हैं, अच्छे बताइए क्या है। तो इसमें अपक्षय देखते हैं हम लोग, सेलों का अपने स्थान पर विघटन यानी कि टूटना फूटना और वियोजन की क्रिया द्वारा बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो सेल होते हैं, जैसे आपका हिमालय पर्वत जब बन रहा था दोस्तों, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपक्षयन हुआ। अपक्षय होने के कारण बहुत सारे जो बड़े बड़े चट्टान थे वो आपस में दरार की वजह से कर लीजिए, और एक दूसरे के इस तरफ ऐसे ऐसे आ रहे थे दोनों, तो एक तरफ लड़ने की वजह से भी जो अपक्षय हुआ, और दूर जाते वक्त भी जो अपक्षय हुआ, जो उसमें टूटना फूटना होता है दूर जाते वक्त, पास आते वक्त, या फिर बीच में रगड़ खाते वक्त, जैसे कि ऐसे दो परत हैं, ऐसे इस तरह रगड़ जब खाएं, एक इधर की तरफ चले एक इधर की तरफ चले, तो इस तरह भी अपक्षय होते हैं, जिसके कारण भूकंपी संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो हम लोग जो चट्टानें होती हैं उसी को टूटने फूटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय कहते हैं, टूट कर बिखर जाने को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डेल्टा का क्या तात्पर्य, यानी डेल्टा से हमें क्या तात्पर्य है, बताना है डेल्टा क्या होता है। अब देखिए, नदी का जो मुहाना होता है, मुहाने के निकट मिट्टी की बारीक कणों के जमा होने से जो एक त्रिभुजाकार स्थल का निर्माण होता है, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, जैसे कि आपका अगर देखा जाए, हिमालय से गंगा आ गई और इधर से ब्रह्मपुत्र आ गई, जब ये दोनों हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं दोस्तों, तो इस तरह का एक संरचना बनाते हैं, दोनों ऐसे फैल जाते हैं, इस तरह फैलते हैं, तो इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा की आकृति देखिए बन रहा है, त्रिभुजाकार आकृति, तो बस इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती हैं, तो दोनों का संगम मेघना नदी से नाम से जाना जाता है। वही मेघना नदी और गंगा नदी के संगम को ही बोलते हैं, जब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं दोनों, तो उसको बोला जाता है सबसे बड़ी डेल्टा। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। इन्हीं दोनों के संगम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेघना नदी, है ना, याद रखेंगे। जो ब्रह्मपुत्र है उसे तिब्बत में हम लोग सांगपो बोलते हैं। वही ब्रह्मपुत्र जब हमारा अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, उसे हम दिहांग नाम से जानते हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है, तो माजुली द्वीप बनाती हुई वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना नाम से बोलते हैं, है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पे, तो आपको इसमें पता चल गया डेल्टा का क्या तात्पर्य है। डेल्टा जो नदी के मुहाने पर जो जिस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसा कि हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो फेमस हैं उसको देख लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है। भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है आप बताएंगे, वर्षा का वह जल जो भूमि द्वारा अवशोषित सोख कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है, भूमिगत जल कहलाता है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग नलकूपों से, कुओं से और ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं सिंचाई के लिए, पीने योग्य पानी जितने भी आते हैं वो सब भूमिगत जल ही होते हैं। अगर ये भूमिगत जल की कमी होने लगती है, तो हम लोग बोलते हैं कि पानी की कमी हो गई, है ना। पानी का महामारी फैल जाता है एक तरह से। पीने योग्य पानी भी आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जैसा कि हमें आए दिन यह देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 10वां, समुद्र लहरों द्वारा निर्मित किन्हीं दो स्थलाकृतियों के नाम लिखें। आप लोग क्वेश्चन पहले देख लें, फिर हम लोग आंसर पे चलते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें आप लोग, ठीक है। चलिए, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित किन्हीं दो स्थलाकृतियों के नाम लिखें। तो यहाँ पे नाम दिया गया है, देखिए क्या क्या नाम है आप लोग देखिए। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित दो स्थल आकृतियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पुलीन और दूसरा लैगून। लैगून का मतलब, जैसे दोस्तों ये आपका मान लीजिए भारत है, भारत में उड़ीसा क्षेत्र, यहाँ पे उड़ीसा वाला राज्य पड़ जाता है ना। तो उड़ीसा राज्य में जैसे कि आपका ऐसे है और यहाँ से ऐसे बन जाए आकृति, तो यहाँ पे जो पानी आ जाता है और एक तरफ तो जल से घिरा होता है और तीन तरफ भूमि से घिरे हुए आकृति को हम लैगून बोलते हैं। इतना समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आंतरिक शक्ति से क्या समझते हैं आप।
आंतरिक शक्ति क्या होती है? जैसे हमको पता है आंतरिक शक्ति ही ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनता है। जब भूगर्भिक चट्टानें आपस में पिघलती हैं या फिर कह लीजिए लावा के रूप में मैग्मा के रूप में बन जाती हैं, लावा बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती हैं, तो लावा के रूप में इस तरह बाहर निकलती हैं, जैसे कि आपका आए दिन देखने को मिल रहा होगा। आपके आपके किसी भी पर्वत मान लीजिए, जो आपका क्राकाटोवस एक पर्वत है दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को भूकंपी उद्गार हमेशा। जैसे कि जब यहाँ पे मैग्मा पिघल के यहाँ पे जमा हो जाती है अंदर की तरफ, तो ये इस तरह का क्रेकाटोवा इसको बोलते हैं, इसके मुख को बोलते हैं क्रेकाटोवा। ठीक इस तरह लावा का उद्गार होता है ऐसे ऐसे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आंतरिक शक्तियों का जन्म भूगर्भ में अचानक जो कह लीजिए कि विस्फोट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक शक्तियों से, आंतरिक शक्ति, भूमि के आंतरिक शक्ति का कारण यही होता है। जैसे कि आपका आंसर देखिए क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। आंतरिक शक्तियों का जन्म भूगर्भ में अचानक होता है। इनके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तथा भूकंप आते हैं। तो जैसा हमने बताया, जब आंतरिक कारण कोई बनेगा, आंतरिक भूस्खलन होगा हमारे अर्थ के अंदर, तो वह भूकंप का कारण बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए 12वां क्वेश्चन। ज्वालामुखी उद्भेदन के दो कारण क्या हैं, आप उसको लिखिए, ठीक है, या फिर कारण बताइए, उसका कारण लिखिए। तो आप बताएंगे ज्वालामुखी उद्भेदन के दो कारण निम्नलिखित हैं। भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति तथा भूप्लेट का खिसकना। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, जैसे भू प्लेट है, उसे खिसकने का क्या मतलब है, जैसे आपका एक ये प्लेट हो गया, एक आपका यह प्लेट हो गया, ये दोनों जब आपस में रगड़ खाएंगे, एक इधर चलेगा और एक इधर चलेगा, ठीक है, एक तो यह कारण बना। तो आपस में जब खिसकेंगे, रगड़ खाएंगे दोनों, तो वहाँ पे भी एक हमारा कह लीजिए कि भू प्लेटों में रगड़ की वजह से, खिसकन की वजह से वो क्या होगा, एक हमारा भूकंप का कारण बनेगा। एक तो यह कारण होगा, एक क्या कारण होगा दोस्तों, एक कोई प्लेट इधर आ रही हो, एक कोई प्लेट इधर जा रही हो, मतलब दोनों आपस में जब लड़ रहे हों, लड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा झंझनाहट के रूप में फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, और इस तरह भी बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होते हैं। एक कारण और है दोस्तों, एक कारण क्या है, जैसे कि अगर हम बोलें आपसे, इसको पहले इरेज कर देते हैं हम लोग, है ना, इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए, इसमें देखिए एक कारण और क्या बनता है दोस्तों, एक कारण यह बनता है, जैसे कि अगर हम बोलें आपसे कि एक प्लेट इधर जा रही हो, एक प्लेट इधर जा रही हो, अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रहे हों, तब भी जब यहाँ पे दरारें बनेंगी, उसके कारण भी भूकंप आते हैं, ठीक है। तो यही हो गया भूप्लेटों का खिसकना। तीन तरह के भूप्लेट खिसकते हैं। और भूगर्भ गैसों की उत्पत्ति, जैसे आपको पता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पे बहुत सारे रूप में गैसें निकलती हैं बाहर की तरफ ऐसे, तो वह भी एक तरह से हमारे जो ज्वालामुखी उद्भेदन का कारण बन जाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए भूकंप से क्या तात्पर्य है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी भूकंप के बारे में ही, तो यहाँ पे पूछ लिया क्वेश्चन, भूकंप से क्या तात्पर्य है। तो नीचे देखिए आंसर क्या लिखा गया है, जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो वही भूकंप का कारण बन जाता है। जैसा आपको पता है एक एपी सेंटर होता है, जैसे कि भूकंप मान लीजिए तीन प्रकार के भूकंप होते हैं, एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है, नहीं पहले प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है, तीन तरह के होते हैं। जो प्राइमरी होता है दोस्तों, वो प्राइमरी हमारा तीनों रूपों में ट्रेवल करता है, यानी कि वह चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे वह सॉलिड हो। तो यह प्राइमरी जो होता है सबसे खतरनाक वेव होता है। भूकंप से निकलने वाला, भूकंप के तीन प्रकार के वेव होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। तो प्राइमरी वेव जो होता है दोस्तों, यह तीनों रूपों में, मतलब कि हमारे मेटल के तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो तीनों रूप में संचरण करता है प्राइमरी वेव। और यह सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि यह इतनी स्पीड से आता है हमारे एपी सेंटर, मतलब कि जब मान लीजिए अब कोई भूकंप आ रहा है यहाँ पे, और ये मेरा अर्थ का प्लेट है, और यहाँ से भूकंप निकला और यहाँ पे आ गया, और यहीं पे होता है एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप पहुँचता है। अर्थ के जिस पॉइंट पे भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसे बोलते हैं भूकंप का एपी सेंटर, याद रखेंगे, है ना। चलिए इसका मतलब आप समझ गए कि जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है, तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों शेयर करते चलें, थोड़ा सा हमारा उत्साह भी बढ़ाएं। तल संतुलन के प्रमुख कारकों के नाम बताइए। तो बताएंगे नदियाँ, हिम नदियाँ मतलब वही जो बर्फ के रूप में जमा होता है, उसे हिम नदियाँ बोलते हैं। पवनें, लहरें तथा संतुलन के प्रमुख कारक हैं।
यह आपको पता होना चाहिए। अगर नदियाँ ना होती, हिम नदियाँ ना होती तो पहली बात है पूरा कह लीजिए कि हमारा विश्व जो है एक पानी के रूप में पूरा हर जगह पानी पानी ही दिखता। हिम नदियों की वजह से कुछ बर्फ़ जो होते हैं दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड वाले इलाके में और आपका आपके कह लीजिए आर्कटिक वाले क्षेत्र में, जैसे आपका यह ग्लोब है तो ग्लोब में ऊपर होता है नॉर्थ वाला पोर्शन और नीचे होता है साउथ पोल। साउथ पोल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हिमनद बहुत ज़्यादा है। ये अगर ना होता ना तो पूरा विश्व डूब जाता पानी में। इन्हीं दोनों की वजह से, आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से ही आपका जो है कह लीजिए कि अभी हम लोग मतलब कि जो हम लोग का महाद्वीप है वो बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे एक न एक दिन ख़त्म होना ही है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसी तरह खनन करते रहे, प्राकृतिक से खिलवाड़ करते रहे तो एक दिन ख़त्म हो जाना है पूरी सिस्टम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम बताइए। तो बस सिंपल, अभी हम लोग पढ़े सुंदरबन नाम है, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं ना, बस आप लोग सिंपल याद रखेंगे सुंदरबन नाम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नदी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। नदी द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं, आप लोग देखें यहाँ पे नदी द्वारा अपर्दन होता है, परिवहन होता है, निक्षेपण होता है, मतलब 3 कार्य नदी द्वारा किए जाते हैं। बाकी आपके लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। जो इसमें बताया जा रहा है आप तो उतना करेंगे ही, और फैक्ट जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिम नदी का कार्य क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है, इसके बारे में पूछा गया। तो आप बता देंगे, सिंपल है। अभी आप लोग को हम बताएं ना कि जो ध्रुवी वाला इलाका होता है दोस्तों, जैसे कि आपका यह ध्रुव है, जैसे इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, हिम नदी का कार्य क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है। तो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं आंसर की तरफ। देखिएगा अभी हम आपको बताए हैं कि जब यह आपका अर्थ है, यह पूरा पृथ्वी है, यह पूरी पृथ्वी पर इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। तो हिमनदी का कार्य यही होता है कि ध्रुवों पर हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों तक सीमित रहना, मतलब कि यहाँ पर बर्फ़ जमा के रखना, यहाँ पे बर्फ़ जमा के रखना। जब यहाँ पे बर्फ़ जमा रहेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जब बर्फ़ जमा रहेगा दोस्तों, तो हम लोग सेफ रहेंगे। मतलब यहाँ पे पानी वो उतना ही पानी आएगा जो हम लोग यूज करते हैं। महानदी हो गई, जैसे आपका पैसिफिक सी हो गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, कैस्पियन सी, आपके जितने भी सीज हो गए, ये सब में लिमिटेड पानी रहेंगे। या कह लीजिए हिमनद अगर पिघलना शुरू कर दें तो अर्थ का खात्मा बहुत जल्द हो जाता है। तो इस तरह हिमनद हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, इसका आंसर भी लिख लेंगे, आप नोट कर लेंगे कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिम नदी द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थल आकृतियों के नाम लिखिए। तो बस ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए यू आकार की घाटी और हिमज घर। अब देखिए बहुत सारी घाटियाँ होती हैं, भी आकार की भी होती हैं, कभी काल के देखते हैं तो यल आकार की भी घाटियाँ बन जाती हैं, है ना। अब देखिए उल्टा ऐसे भी बनती हैं घाटियाँ। ये सब जो घाटियाँ होती हैं दोस्तों, ये हवा के चलने की वजह से बनती है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये बहुत बड़ा पहाड़ है और यहाँ से हवा बहुत तेज़ी से ऐसे जा रहा है, तो इसको यू आकार का काट दिया, भी आकार का काट दिया, एल आकार का काट दिया। इसे हम लोग बोलते हैं हिमनद द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए, ठीक है ना। इसे हिमनद द्वारा ये बना हुआ है, यू आकार की घाटी और हिमज घारा। और बहुत टाइप के होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों का संबंध अपर्दन के किस अभिकर्ता से है। तो आप बता देंगे अभिकर्तन जो आपका अपर्दन के किस अभिकर्ता से है। तो पहला बालुका स्तूप, दूसरा बता देंगे छाड़न झील। देखिए बालुका स्तूप जो बनता है वायु से बनता है। जैसे आपको पता रहना चाहिए कि आपको यह चीज़ जो बालुका स्तूप है दोस्तों, ये आपको राजस्थान के थार मरुस्थल में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में देखने को मिल सकता है। वहाँ से क्या होता है, ऐसे बालूनुमा टीला बना होता है और इधर से बहुत सारे झोंकों की हवाएं आती हैं। तो अगर हम लोग इसे देखते हैं दिन में, ये टीला यहाँ पे बना हुआ है। अगर सुबह आके देखेंगे तो यह टीला यहाँ से गायब होकर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहने वाली सारी हवा जो है इसको उड़ा ले गई, इसको उड़ाकर यहाँ पे लेकर चली आई और यहाँ पे एक टीला बना दी। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे तो यह टीला यहाँ पे बना मिलेगा हमें, ठीक है। इस तरह इसे बोलते हैं बालुका स्तूप, जो कि वायु के अपर्दन से, वायु के बहने से वह जगह जगह अपना बनते रहते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, छाड़न झील। छाड़न झील जो होता है वो नदी द्वारा बनाया जाता है ना। जो आपको हम बताएं, ख वाला आपका छाड़न झील हो गया, बालुका स्तूप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पवनों का अपर्दन कार्य किन प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पवन होते हैं दोस्तों, इसका अपर्दन किस प्रदेश में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप बताएंगे पवनों का अपर्दन कार्य मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको अभी जैसे हम बताएं, एक टीला है, हवा आया यहाँ से, इसको उड़ा के ले गया, यहाँ पे आ गया और ये टीला यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। फिर इसी तरह ये टीला हमको कभी यहाँ देखने को मिलेगा। तो यही होता है, जो हवा होते हैं, हवा का हमें महत्वपूर्ण जो
महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलता है वो हमें किस प्रदेश में मिलता है, तो बताएंगे आप जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, जैसे थार मरुस्थल हो गया, अटाकामा हो गया चिली में अटाकामा है, जो आपका चिली है, चिली एक कंट्री है दोस्तों जो आपका साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का एक चिली कंट्री है, ऐसे साउथ अमेरिका बना है ना, तो यहाँ पे चिली आ जाता है, चिली। ठीक है, इसी जगह आपका एंडीज पर्वतमाला भी पाया जाता है, जो कि लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। चलिए, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेल्टा और रेत के टीले किस अभिकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं? देखिए, जो डेल्टा है दोस्तों, डेल्टा और रेत के टीले जो होते हैं वह पवन द्वारा भी बनाए जाते हैं, और जो डेल्टा होता है नदी द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा जो बनाया जाता है, आपको जैसे बताए हम ना, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, और रेत के टीले की आकृति कभी ऐसे हो गया, कभी वी आकार की हो गई, या हवा द्वारा अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। तो आप बता देंगे कि जो आपका है दोस्तों, जो आपका यहाँ पे दिया है, डेल्टा और रेत के टीले किस अभिकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो बता देंगे एक नदी द्वारा और दूसरा पवन द्वारा। जो नदी द्वारा बनता है उसे डेल्टा बोलते हैं, और रेत के टीले पवन द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया अच्छे से। अब देखिए भृगु क्या है। भृगु इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, मतलब इसको कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम, इसको जान लीजिए आप, यह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो भृगु क्या है? समुद्र तट पर पाई जाने वाली खड़े ढाल वाली चट्टानों को हम लोग भृगु कहते हैं। खड़े ढाल वाली चट्टान, अगर समुद्र तल पे, अगर समुद्र है या तल आपका है, तो यहाँ पे बहुत खड़े खड़े ढाल, कह लीजिए कि ढाल, जो समुद्र का ढाल होता है दोस्तों, वहाँ पे ढलान वाली चट्टानें जो मिलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं भृगु। ठीक है, अब एक काम करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में भृगु का इंग्लिश मीनिंग क्या है इसको आप बताएंगे। चलिए, तो फटाफट कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है आपका, विश्व की किसी एक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी का नाम बताएं। तो आप बता देंगे सिंपल सा, अफ्रीका की भ्रंश घाटी। इस तरह बहुत सारे भ्रंश घाटी हैं, जैसे आपका देखा जाए जो हम लोग का इंडिया है, इंडिया जो है दोस्तों, वो गोंडवाना लैंड से, जैसे ये आपका अफ्रीका यहाँ पे पड़ जाता है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका से टूटकर, यहाँ से टूटकर हमारा इंडो प्लेट ऐसे आके बना हुआ है, तो इसे भी भ्रंश घाटी से ही बोलते हैं हम लोग, बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपका हिमालय है, हिमालय भी भ्रंशन की वजह से ही बना हुआ है। हिमालय, जैसे आपको अगर हम एक्सप्लेन करें अच्छे से, तो ऊपर वाला, जैसे यहाँ आपका टेथिस सागर था एक, और इधर आपका भारत था, भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और इधर अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियाँ आकर इसे भर दी, इस टेथिस सागर को, और इधर से बहुत सारी नदियाँ आके इसे भर दी, तो यह हमें एक इस मोड़ पड़ गया, यानी कि वलन पड़ गया, ऐसे ऐसे वलन पड़ गया, और यही वलन हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आज हम लोग देखें तो हमारा भारत कैसा है, ऐसे है ना कुछ, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे हिमालय पर्वत है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, जो कि एक भ्रंशन का ही रूप माना जाता है। तो आप बस सिंपल से एक याद रखेंगे, जो भ्रंशन का एक यहाँ पे घाटी का नाम पूछा है तो बता देंगे अफ्रीका की विभ्रंश घाटी को विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया, लावा क्या है। लावा वही है दोस्तों जो कि आपके भूमि के अंदर से जो आपके निकलता है, मेंटल होता है, मैग्मा जो होता है वो पिघल जाता है। जैसे दो चट्टानें हैं, एक चट्टान ऐसे अंदर चली गई, दो चट्टानें जब आपस में लड़ी, फिर से देखिएगा, जैसे एक चट्टान इधर से जा रही है, एक चट्टान इधर से आ रही है। अब ये वाली जो चट्टान है, यह वाली पहली चट्टान है, ये क्या कर गई, इस वाले के चट्टान के ऐसे नीचे चली गई। जब नीचे चली गई तो यह वाला पार्ट जो है दोस्तों वो पिघल गया, इसे ही मैग्मा बोल दिया। यह पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण जब पिघल जाता है तो यह मैग्मा का रूप ले लिया। बाद में यही चीज़ जब इसको फोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो इसे हम लोग बोलते हैं लावा। ठीक है ना, बस वही चीज़ है लावा, मतलब आपको समझ में आ गया लावा क्या है। जब पृथ्वी के अंदर दो चट्टानें आपस में लड़ती हैं, एक ज़्यादा घनत्व के कारण दूसरे के अंदर जब चली जाती है और वो पिघल कर कुछ टाइम बाद बाहर निकलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ज्वलन होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसमें हीटिंग होती है, इतना समझ लीजिए। उसका टेम्परेचर जो सन का कोर होता है उसके बराबर होता है, मतलब 22,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल मतलब कि पृथ्वी, जैसे आपके चारों तरफ जो चीज़ हवाएं चल रही हैं, जितनी गैसेस हैं, वही सब वायुमंडल हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर से आवरण की तरह घेरे हुए हवा के जो विस्तृत भंडार हैं हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसके माध्यम से जब हम बोलते हैं दोस्तों, तो पता है आपको जो साउंड होता है वह किसी माध्यम में ट्रेवल करता है। तो हमारा जो हम लोग जो बोलते हैं वह दूसरे के कान तक तभी पहुंच पाता है जब हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ हवा है, यानी गैसेस हैं।
कुछ डेंसिटी है गैसों का, तभी जाके हमारी आवाज़ दूसरे के पास पहुंच पाती है। अन्यथा क्या होता? अन्यथा यह होता कि अगर हम लोग स्पेस में रहते तो हवा तो है ही नहीं वहाँ पे। जब हवा नहीं है तो वहाँ पे क्या होता? हमारी आवाज़ दूसरे को सुनाई नहीं देता। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉमी जाते हैं आपके स्पेस में, वह कान में लीड लगे लगाए होते हैं या फिर कुछ और माध्यम से अपनी आवाज़ दूसरे के अपने साथियों को ट्रांसफ़र करते हैं ना। कह लीजिए एक तरह से वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग के मोबाइल में नेटवर्क आता है ना, तो बस उसी तरह से एक नेटवर्क के माध्यम से दोनों का कनेक्शन होता है। वह कुछ बोलता है तो उसको सुनाई देता है डायरेक्ट, है ना, इस तरह। तो या इतना समझ लीजिए हमारे चारों तरफ क्या है, हवा का एक भंडार है, ठीक है, उसे ही हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन सर्वप्रथम किस पर होता है? जो वायुमंडल का जलवाष्प का संघनन होता है वो किस पर होता है? बताएं किस पर होता है भैया? तो धूल के कणों पर। ये धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिकों की भूमिका निभाते हैं। इस वजह से जो होता है हमारा वायुमंडल का जलवाष्प होता है, उसका संघनन हमारा होता है। इसको याद रखेंगे, धूल कणों के कारण संघनन होता है ना, जो कि हमें पता है। इसी वजह से संघनन होने के बाद बहुत समय बाद वो बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद बड़े बड़े चट्टानों से, जैसे हिमालय पर्वत से जब टकराया वो बादल, तो बारिश हो जाती है। आए दिन आपको सुनने में आ रहा होगा कि मेघालय का एक क्षेत्र है मौसीनराम और चेरापूंजी। पहले तो चेरापूंजी हुआ करता था बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा बारिश होने वाला जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला जगह पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों से आपका मौसीनराम है। मौसीनराम रिकॉर्ड तोड़ बारिश वहाँ पे होती है, आपको पता है 1086 सेंटीमीटर के आसपास में वहाँ बारिश होती है पर ईयर, मतलब कि कह लीजिए हर समय होती है। रोज़ शाम के 4 बजे वहाँ पे हमेशा बारिश होती है मौसीनराम में, है ना। चलिए, वो आपका मौसीनराम जो है विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह माना जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, सूर्य से विकसित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सूर्य से हमारी जो लाइट होती है वो 8.3 सेकंड, मतलब 8.3 मिनट में हमारे यहाँ आती है। अगर यही चीज़ मून से पूछा जाए तो मून से बता देंगे 1.2 मिनट में आता है। 1.2 मिनट का मतलब 1 मिनट 20 सेकंड। और इसी तरह सन से बोला जाए तो 8 मिनट 30 सेकंड के आसपास, 8 मिनट 16 सेकंड भी कई बुक में लिखा हुआ है। तो आप मान के चलेंगे 8 मिनट 30 सेकंड में कि सन से कोई लाइट हमारे अर्थ पे आता है। किस कारण आता है? तो बता देंगे आप, प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन होता है ना हमारे वायुमंडल में, उसके कारण हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य से विकिरित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? तो बता देंगे 1/2वां भाग। 1/2वां भाग पृथ्वी तक आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, और बाकी क्या होता है आपको दिमाग में आया होगा ना, 1/2 के बाद 1/2 हिस्सा जो होगा कहाँ चला जाता है? तो बताएंगे इन्वायरमेंट में ऊपर की तरफ फैल जाता है ना, नीचे नहीं आ पाता है। चलिए, अब देखिए, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बता देंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण के नाम से जानते हैं। जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है उसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर पर है तथा यह आकाश में पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो आप बता देंगे दोस्तों, जो आपका सूर्य है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में, इसको मानेंगे लगभग में। अगर टोटल हम लोग एक्यूरेट देखें तो 14.999 नहीं 98 कर लीजिए, 98 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अगर मान के चलते हैं हम लोग लगभग में, तो 15 मान सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य से आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या फिर पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अगर यही हम लोग देखें चंद्रमा की दूरी, तो बता देंगे 86,000। कितना दोस्तों? 86,000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है, ठीक है, 86,000 किलोमीटर, ठीक है, 8,000 सॉरी, हाँ सही तो है, 86,000 किलोमीटर, इतना दूर है चंद्रमा का अर्थ से दूरी, बता देंगे आप, क्योंकि ठीक है। चलिए, अब यहाँ पूछा गया है दूरी बताइए, तथा आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आपको पता है दोस्तों, सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य अगर हमारा समझ लीजिए एक, सूर्य को अगर हम मान लें एक गेंद, या मान लीजिए सूर्य को पूरा ब्रह्मांड मान लीजिए, सूर्य को पूरा ब्रह्मांड मान लेंगे, तो वहाँ पे जो आपका सबसे छोटी कंट्री है पूरे वर्ल्ड का, वेटिकन सिटी जो अफ्रीका में पड़ती है, वो आपका अर्थ हो गया, ठीक है। या मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरा मतलब पूरा अर्थ हो गया, पूरा अर्थ हो गया, या पूरा अर्थ, और यहाँ पे एक वेटिकन सिटी यूरोप में पड़ती है। तो समझ लीजिए इतना ज़्यादा अंतर है दोनों में। ये आपका सूर्य हो गया पूरा, और ये आपका वेटिकन सिटी जो है वो आपका अर्थ के रूप में हो गया। इतना अंतर है। जैसे कि अब अभी मान लें आप एक रूम है, रूम में हम लोग एक कोई भी सरसों का दाना फेंक दें, सरसों का दाना फेंक देते हैं, जो सरसों का दाना है दोस्तों वही अर्थ है हमारा, और जो रूम है वो सन है। इस तरह दोनों में अंतर है, 13 लाख गुना बड़ा, वो आप लोग समझ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्यताप, देखिए सूर्यताप किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे आप।
पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। बहुत सारे विकिरण आते रहते हैं, यूवी रे हो गया, जो आपका एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं। इसी सबको किरणों को, जो यूवी रे है, इसी किरणों को रोकने के लिए हमारे हमारे लेयर में जो आपका दूसरा लेयर है दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत है। ओजोन परत क्या काम करता है, हमारे क्षोभ मंडल से, हमारे स्थल मंडल से वह लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर है। पहले यह याद रख लेंगे आप, जो हमारा ओजोन परत है वो हमारे लेयर से, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं स्थल मंडल पर, वहाँ से 50 किलोमीटर के ऊपर पर है जो आपका समताप मंडल है। समताप मंडल में ही आपका ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या काम करता है, यूवी रे को रोकता है। सन से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं जो कि हमारे कह लीजिए स्किन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, तो बस इसको रोकने का काम करता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। सूर्यताप किसे कहते हैं, तो बताएंगे पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है। अभी हम आप लोग को बताए 8 मिनट 30 सेकंड, यहाँ पे देखिए लगभग दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड। तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग बुक। अगर जो एनसीईआरटी की बुक है उसको देखेंगे तो उसमें 8 मिनट 16 सेकंड दिया हुआ है, और जो यूपी स्टेट का बुक अगर उठाएंगे तो उसमें 8 मिनट 30 सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 8 मिनट 22 सेकंड मिल गया, तो आप इसको करेक्ट मानेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि लगभग में है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने सेकंड इतने मिनट में वह नीचे आता है सूर्य का जो रेज होता है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वायुमंडल किस प्रकार गर्म होता है। तो पता है, बस अभी तो हमने बताया, वायुमंडल जो होता है विकिरण के रूप में गर्म होता है। जो हमारा सन का रेज आता है दोस्तों, वह एक विकिरण के रूप में आता है। जैसे आपको पता है, आपका 3 प्रकार से ताप होते हैं। एक होता है आपका जो ठोसों में चलता है, संवहन संवहन उसे बोलते हैं, जो ठोस में केवल संचरण करता है। एक आपका गैसों में चलता है, और एक आपका जो विकिरण होता है दोस्तों, वह दूर से ही फीलिंग देता है, हमको फील देता है। जैसे आपका बोले हम लोग, ये आपका दीवार है और यहाँ पे हम लोग गर्माहट, बस यहाँ पे गर्म या कोई आग जला दें और यहाँ पे हम लोग खड़े हों, तो यहाँ पे हम लोग को यह क्या हो, फीलिंग हो कि गर्म की कुछ फीलिंग्स आए हम लोग के अंदर, या फिर फील हो गर्माहट कुछ फील हो, तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं विकिरण। ठीक है, विकिरण बोल दीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, तो याद रखेंगे जो सौर से, सूर्य से जो आती है आपकी प्रकाश आती है, जो किस प्रकार से गर्म किस प्रकार से फैल जाती है, तो बताएंगे विकिरण के कारण फैल जाती है, या फिर विकिरण के कारण वो हमारे वायुमंडल में अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है हमारा वायुमंडल विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किन तिथियों पर सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती। अब देखिए यहाँ पे एक कारण बताते हैं आपको, बहुत अच्छा कारण है। जैसे आपका अर्थ है, अब आप लोग क्या काम करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सूर्य किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जो क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखिए यहाँ पे दिसंबर है, दिसंबर क्या है, 23 दिसंबर माने आप। जैसे आपका यह इक्वेटर है, फिर से देखें इसको हम बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यह अर्थ है आपका, मान लीजिए अर्थ है, सपोज कर लीजिए, यह देखिए आपका, ये आपका विषुवत, मतलब ये आपका क्या है, मकर रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, और ये आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब देखिए यहाँ पे जो आपदा है, जो आपका यहाँ पे 22 जून मान लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 22 जून मान लीजिए यहाँ पे आप, और यहाँ पे मान लीजिए 21 सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 21 सितंबर यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ पर रख लीजिए आप 22 से 23 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर से आए दिसंबर के बाद क्या आ गया, 3 महीना आगे जाएंगे तो देखिए जनवरी हुआ, यहाँ पे जनवरी कर्क रेखा पे सन का रेज पड़ा डायरेक्ट। अब जनवरी से 3 महीने आगे जाएंगे तो सितंबर पे, मतलब 21 सितंबर को भारत जो सूर्य का होता है, सूर्य का डायरेक्ट किरणें हमारे किससे पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं। और 3 महीना फिर आगे आ गए तो कितना हो गया, दिसंबर, मतलब 22 और 23 दिसंबर को जो सूर्य की किरण होती हैं वो डायरेक्ट हमारे मकर रेखा पे पड़ती हैं। फिर 3 महीने आगे गए, 3 महीना फिर आगे गए तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 22 से 23 मार्च को फिर से हमारा जो सूर्य का रेज डायरेक्ट होता है वो हमारा किस पे पड़ जाता है, तो बताएंगे इक्वेटर पे आ जाता है। मतलब कि वही बोल रहा है, जो 21 मार्च को, 21 मार्च मान लीजिए आप, ठीक है, 21 मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर, जो 21 मार्च होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारा सन का रेज होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाता है हमारा, तो बताएंगे विषुवत रेखा पे पड़ जाता है ना। जनवरी फरवरी जून जुलाई अगस्त सितंबर एक देखिए 23 सितंबर हो गया, और 23 मार्च, आप इसे जो 23 मार्च है इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, 22
फिर 21 मार्च भी मान के चल सकते हैं और 23 सितंबर भी मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें जो आपका 23 सितंबर है और 21 मार्च है, वही 2 दिन जो होते हैं आपके विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर पड़ते हैं डायरेक्ट। उसी समय हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। जब 21 मार्च और 23 सितंबर आता है तो हम लोग उस पीरियड को इक्विनॉक्स बोलते हैं। उस समय दिन और रात बराबर होती हैं। तो ये सारे मामला आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक तापमान किस समय होता है? तो बताएंगे आप दोपहर के बाद 3 बजे होता है, क्योंकि उस समय लालिमा काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है और उस समय रेज काफ़ी हमारे वातावरण में विचरण करते रहते हैं। वह रेज ऊपर नहीं जा पाते हैं, इस वजह से हमारा तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारे वायुमंडल का। ठीक है, 3 बजे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायुमंडल की विशेष खोज कब हुई? विशेष खोज कब से हुई? तो बता देंगे आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वायुमंडल का विशेष खोज तब से स्टार्ट हो गया। उसके पहले लोगों को ज्ञात तो नहीं, पता तो नहीं था, वायुमंडल तो था लेकिन लोगों को ज्ञात ज़्यादा कुछ नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ऑटोमेटिकली लोगों के मन में एक तरह से विचार आने लगा कि हम लोग कुछ नया नया चीज़ें खोजें, और वो लोग अपना कॉलेज जो साइंटिस्ट हैं वो लोग अपना अलग अलग चीज़ों का खोज करना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें पता चली। आपको पता होगा इस समय तक बहुत सारी चीज़ें खोजी जा चुकी हैं, तो बस आप लोग इतना याद रखेंगे। वायुमंडल की विशेष खोज कब से हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए ओजोन मंडल का किस लिए विशेष महत्व है? तो बता देंगे वही चीज़ हम आपको ऊपर बताए कि जो यूवी रे होता है, यूवी रे जो हमारे इन्वायरमेंट में आता है तो उसी को रोकने का काम करता है। सन से निकलने वाली यूवी रेस को रोकने का काम करता है ओजोन परत। ठीक है, इसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है दोस्तों, जो हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। जो हम लोग जैसे कि फ्रीजर हो गया हम लोग का, जो एसी हो गया, वहाँ से निकलने वाली गैसेज होती हैं। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे जो यह है ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जो आपका फोम हो गया, फोम आता है जो जो बड़े बड़े जब गिफ्ट वगैरह हम लोग लाते हैं तो उसमें फोम लगा होता है, वो फोम से भी गैसेज बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो जहाँ पे फोम बनते हैं ना, उस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा गैसेज निकलती हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में ही होती हैं। उससे भी हमारे ओजोन परत को नुकसान होता रहा है दिन भर, दिनों दिन होता रहता है, आपको पता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब कि इतना समझ लीजिए जो घातक पराबैंगनी किरणें हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर्जे की नुकसानदेह हैं, है ना। इसको सोखने का काम ओजोन परत करती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वायुमंडल की महत्वपूर्ण 4 गैसों का नाम बताएं। बस सिंपल है। आप सबसे ज़्यादा जो होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के पहले एक और आता है, आर्गन गैस आता है। ठीक है, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिर आपका आपको पता है वायुमंडल में सबसे ऊपर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन ही होती है। स्पेस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तो आप लोग याद रख लेंगे क्रम से कि सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद हमारा सबसे पहले नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, फिर उसके बाद हमारा अदर गैसेज आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए अदर गैसेज फिर आने लगते हैं, है ना दोस्तों। चलिए तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। और स्पेस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो बता देंगे हाइड्रोजन गैस होती है ना। चलिए ये अब हमारे वायुमंडल का भी हिस्सा है, जो कि सबसे हल्की गैस के नाम से जाना जाता है। इस वजह से स्पेस में सन में ज़्यादातर 80% गैस हाइड्रोजन ही है। उसके बाद हीलियम दूसरे नंबर पर आ जाता है सन के अंदर। चलिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको पता है दोस्तों, धूल कणों द्वारा प्रकाश के किरणों का विखेरना, जैसे बहुत सारे धूल कण हमारे इन्वायरमेंट में हैं, उनके कारण प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? वितरित हो जाती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं। फैलने की वजह से हमारा जो आकाश होता है दोस्तों नीला दिखाई देता है। बस यही कारण है। ये आपके प्रकाश वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, लाइट वाले चैप्टर में। चलिए वायुमंडल की परतों के नाम निम्नलिखित हैं। बस वही चीज़ है, देखिएगा। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। क्षोभ मतलब कि इसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये होते हैं इसके नाम। मतलब परिवर्तन विक्षोभ, अचल स्तर, समताप, ओजोन मंडल, आयन और बहिर्मंडल, है ना। इस तरह इसके नाम हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग ओजोन मंडल जोड़ दें दोस्तों तो ये हमारा 6 हो जाते हैं, 6 परत। जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो जो हमारा यह समताप मंडल है दोस्तों, दूसरा वाला जो मंडल है, इसी में एक और परत पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ओजोस्फीयर के नाम से। तो अगर ओजोस्फीयर जोड़ देते हैं इसमें तो हमारा 6 मंडल हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, पहला क्षोभ मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये आपके हो गए 6 परत हो गए। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट आ जाता है पवन किसे कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। बस ये तो सिंपल है, आप लोग इसको याद रखें पवन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वायुमंडल के संगठन में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, तो बता देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 70.9% आपका एक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है ना। 20.9 के अप्रॉक्सीमेट आपका ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, पछुआ पवनें किस कटिबंध से किस कटिबंध को चलती हैं। पछुआ पवनें जो होती हैं दोस्तों, जिसकी हमको पता है जब पछुआ पवनें चलती हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह संभावना हो जाती हैं कि बारिश वगैरह भी होने वाला है। तो पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से अध्रुवी न्यून दाब कटिबंधों की ओर चलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे यह वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल दाब में अंतर क्यों आता है, तो वायुमंडल नहीं, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब होना चाहिए था, यहाँ पे वायुमंडली कर लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब में अंतर क्यों आता है, तो आप बता देंगे वायुमंडलीय दाब में अंतर के जो कारण है वो निम्नलिखित हैं। पहला है वायुमंडल का असमान रूप से गर्म होना, दूसरा कारण है पृथ्वी के घूर्णन गति करना। अब देखिए पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, ठीक है। एक तो ये सन है, सन के चारों तरफ करती है, एक तो अपने अक्ष पे घूमती रहती है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये अपने अक्ष पे भी घूमती है, रोटेट होती रहती है, ठीक है। जब अपने अक्ष पे घूमती है तो इससे दिन और रात होता है। जब वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। अब जब वो अपने अक्ष पर ही घूमती है उसे रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। इसको याद रखेंगे, रोटेशन बोलती है। जब रोटेशन करती है पृथ्वी तो उस समय दिन और रात होती है। जब वह रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ उस समय ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात ये सब आते रहते हैं। तो सिंपल से आप लोग याद रखेंगे। वायुमंडल दाब में क्या अंतर क्यों होता है, तो बता देंगे वायुमंडल के असमान रूप से गर्म होना और दूसरा कारण है पृथ्वी के घूर्णन गति होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रमुख भूमंडलीय पवनों का नाम बताएं। प्रमुख जो भूमंडलीय पवनें होती हैं उसका नाम बताएं आप लोग। चलिए तो फटाफट, या आप क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हम आंसर इसका नीचे है, हमको आंसर के लिए नीचे जाना पड़ेगा। आप लोग इसको पढ़ें फटाफट। चलिए आंसर पढ़ लिए होंगे, चलते हैं नीचे। तो देखिए प्रमुख भूमंडलीय पवनों के नाम बताएं, तो आप लोग याद रखेंगे प्रमुख भूमंडलीय पवनें जो हैं निम्नलिखित हैं, ठीक है। स्नमगारी, पछुआ पवनें और ध्रुवी पवनें। जो ध्रुवी पवनें होती हैं दोस्तों वो पोल से हमारे अर्थ की तरफ आती हैं, बहुत ठंडी पवनें होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, समझ लीजिए। और जब हमारे इक्वेटर से पोल की तरफ कोई पवन जाती है उसे हम बोलते हैं हॉट, मतलब कि गर्म पवन, ठीक है ना, दोनों याद रखेंगे। अगर ध्रुव से हमारे इक्वेटर की तरफ कोई पवन आती है उसे हम लोग ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। अगर इक्वेटर से ध्रुव की तरफ कोई पवन चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्म पवन, ठीक है, हॉट स्टीम के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अभितट पवनें, अभितट पवनें कौन सी पवनों को कहते हैं तथा इनका नाम इनका क्या प्रभाव होता है। यानी अभितट पवनें कौन सी पवनें को कहते हैं तथा इनका नाम, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखेंगे, जो अभितट पवनें हैं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। जो समुद्र है दोस्तों, समुद्र से आपका जैसे अब इंडिया बना दें तो इंडिया में इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर, इधर आपका लक्षद्वीप वाला पड़ जाता है ना, इधर आपका लक्षद्वीप वाला इलाका पड़ जाता है। तो यहाँ भी आपका सागर है, यहाँ भी सागर है और यहाँ भी सागर है। तो यहाँ से जब समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलती हैं तो उसे हम लोग किस प्रकार की पवनें कहते हैं, अभितट पवनें कहते हैं, याद रखेंगे, है ना। चलिए, और यही वर्षा के कारण बनते हैं। आपको पता है हमारे भारत में जो मानसून आता है वह जून जुलाई के आसपास एंट्री करता है। जून जुलाई, 21 जून जुलाई के आसपास, मान लीजिए जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 21 मई के आसपास में, 22 मई के आसपास में वो एंट्री करता है और जून जुलाई में पूरे भारत में पहुंच जाता है, ठीक है, पूरे भारत में पहुंच कर बारिश कराता है। चलिए, तो याद रखिएगा अभितट पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। 4 बजे की वर्षा किसे कहते हैं। बस ये तो देखिए अभी हम आप लोग को बताएं, जो संवहनी वर्षा होती है वही 4 बजे होती हैं। जैसे आपका जो पूर्वी द्वीप समूह है ना, जैसे मान लें आपके पूर्वी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा है, पूर्वी द्वीप समूह है ना, वहाँ पे आपका न्यूजीलैंड भी पड़ जाता है उधर ऑस्ट्रेलिया के साइड में। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ मानते हैं आपका इक्वेटर, मान लीजिए इक्वेटर की तरफ भी, जो इक्वेटर है दोस्तों आपको आपके पूरे अर्थ को 2 भाग में बांटता है। इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं, है ना। इसे जो बोलते हैं अक्षांशी बोलते हैं। ऐसे जो लाइन होती है उसे अक्षांशी बोलते हैं, और इस ऐसे जो होते हैं उसे देशांतर बोलते हैं। तो हमारा जो विषुवत है, विषुवत लाइन है वो अक्षांशी ही है,
और यहाँ पे भी 4 बजे रोज़ बारिश होती है, शाम को 4 बजे डेली बारिश होती है, ठीक है। और इसके ऊपर कर्क रेखा होता है, इसके नीचे मकर रेखा होता है। ये 23.5 डिग्री पर होता है और ये भी 23.5 डिग्री पर होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, तो बताएंगे 4 बजे की वर्षा किसे कहते हैं, तो संवहनी वर्षा होती है। 4 बजे की वर्षा को जो हम लोग बोलते हैं वो संवहनी वर्षा को बोलते हैं, ठीक है ना, जो 4 बजे होती है। चक्रवाती वर्षा किन क्षेत्रों में अधिक होती है, तो बस ये तो उच्च अक्षांशों वाले में होती है, बस ये तो सिंपल है। अगर आप लोग को क्लियर है बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे जो चक्रवाती वर्षा होती है दोस्तों, वो उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में चक्रवात द्वारा अधिक वर्षा होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में चक्रवातों द्वारा अधिक वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, तो बताएंगे नमीदार पवनों के पर्वतों से टकराकर ऊपर उठने के फलस्वरूप होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहलाते हैं, ठीक है, वह भी पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जैसे कि अब देखिए पर्वतीय वर्षा नमीदार पवनों के पर्वतों से टकराकर, जैसे कि आपका पता है जो आपका हिमालय वाला इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमीदार बारिश होती है, वहाँ पे हमेशा बारिश होती है, समझ लीजिए पर्वतीय वर्षा ही बोलते हैं। जैसे अगर हम बोल दें आपका यह पूरा भारत है, भारत में इधर हिमालय है, हिमालय में इधर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर आपका नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड के बाद आपका मिजोरम, त्रिपुरा, सॉरी नागालैंड के बाद आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मेघालय। ये वाला इलाका भी आपका पूरा तरह से पर्वतीय वर्षा का ही कारण है, यहाँ पे भी पर्वतीय वर्षा ही होता है। और इधर आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी पर्वतीय वर्षा होता है। तो बस पर्वतीय वर्षा मतलब वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं, ऊंचे ऊंचे सॉरी पठार नहीं दोस्तों, पर्वतें। पठार तो हमारे प्रायद्वीपीय वाले इलाके में होते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में होते हैं। जो पर्वतें होते हैं ऊंची ऊंची, वहाँ पे जब बादलें टकराती हैं वहाँ पे इस प्रकार की वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में कौन सी हवाओं से वर्षा होती है, तो बता देंगे बस मानसूनी हवाएं, जो कि हमारा 21 जून के आसपास में एंट्री करती हैं भारत में और पूरे भारत में फैल जाती हैं। 21 मई में एंट्री करती हैं, 21 जून जुलाई तक हमारे पूरे भारत में फैल जाती हैं, है ना, इसको याद रखेंगे। और अगर बोला जाता है कि वर्षा ऋतु में या फिर लौटती मानसून से हमारे यहाँ हमारे किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बता देंगे जो हमारा यह राज्य है ना दोस्तों, ये आपका यहाँ पे केरल पड़ जाता है, यहाँ पे कर्नाटक पड़ जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ जाता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, मतलब शीत ऋतु में बारिश होती है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, उत्तर प्रदेश का नाम बताइए उस उस प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है। तो बस विस्फीति वाला इलाका, जो अभी आपको हमने बताया कि अगर आपका यह अर्थ है तो अर्थ में जो यह लाइन होती है इसे विस्फीति लाइन बोलते हैं, विस्फीति रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ष भर बारिश होती है और रोज शाम को 4 बजे बारिश तो निश्चित तय है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मौसम तथा जलवायु के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, मौसम तथा जलवायु के, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमने अभी ऊपर भी देखा। तो बता देंगे तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, धूप और बदलती मौसम जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। इतने जो मौसम के प्रमुख तत्व के नाम से जाने जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो बताएंगे वायुमंडल में जल किस प्रकार पहुंचता है। अब देखिए वायुमंडल में जल किस प्रकार पहुंचता है, तो आपको पता रहना चाहिए। भूपृष्ठ का जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंचता है। जैसे देखिए अब आप एक ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। जैसे आपका यह पानी है, समझ लीजिए ग्लेशियर है, कोई ये ग्लेशियर है, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ जमा हुआ है। अब यहाँ से पानी पिघला और यहाँ पे आ गया, ये वाटर के रूप में आ गया पिघल के। अब ये क्या होगा, यहाँ से इवापोरेट होगा गर्मी के कारण। जब सन का रेज इस पे पड़ेगा तो ये इवापोरेट होगा, जब इवापोरेट होगा फिर से संघनन बनाएगा, बादल बनेगा, फिर से बादल से जाके बड़े बड़े पहाड़ियों से लड़ेगा तो ये पानी के रूप में बरसेगा। अब यहाँ पे पानी आ जाएगा, बारिश फिर से होगी, या बारिश फिर से ग्लेशियर बनेगा, ये ग्लेशियर फिर से पिघल के पानी बनेगा, फिर पानी वाष्प इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने के बाद फिर बादल बनेगा। मतलब ये साइकिल चलता रहेगा। इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल में मतलब जिस प्रकार से पानी आता है तो यही साइकिल के कारण पानी आता है। तो याद रखेंगे भूपृष्ठ का जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंचता है, ठीक, सिंपल सा। और बाकी आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। चलिए वाष्पीकरण से क्या
आप क्या समझते हैं वाष्पीकरण से, क्या समझते हैं? बस सिंपल सा, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, लड़कियां होंगी तो दाल चावल सब बनाती होंगी, चावल मुख्यतः चावल बनाती होंगी। तो चावल जब बनाती हैं वो, तो जब वो चावल पे ऊपर प्लेट रखती हैं, या फिर कुकर में नहीं, हम किसी कढ़ाई वगैरह की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप कढ़ाई में कोई चावल बना रहे हैं, ऊपर अगर प्लेट रखते हैं, अचानक से जब वो प्लेट को हटाते हैं दोस्तों, तो प्लेट पे बहुत ज़्यादा संघनन के रूप में, टपके के रूप में, इस तरह, ऐसे आपका प्लेट है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपका बूंदें लगी होती हैं पानी की। बस उसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, समझ लीजिए। वही एक वाष्पीकरण का कारण है, वही संघनन का रूप ले लेता है बाद में। तो बस इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं आप? तो बता देंगे अत्यधिक ताप के कारण जल का वाष्प में बदल जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जो जल का वाष्प होता है, अगर वो वाष्प में बदल जाता है, उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जलमंडल से क्या अभिप्राय है? अब जलमंडल से क्या अभिप्राय है, आपको शुरुआत में ही बताया गया कि जो जलमंडल है दोस्तों, हमारे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% केवल जलमंडल पाए जाते हैं, और बाकी जो होते हैं 29% में हमारे भूस्थल, मतलब कि महाद्वीप पाए जाते हैं। 7 महाद्वीप हैं। एक तो आपका नया महाद्वीप भी खोजा गया है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को ही बता दिया गया है यहाँ पे जीलैंडिया, जीलैंडिया के नाम से। यहाँ यह पूरा जो एक महाद्वीप है हमारा, पृथ्वी के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग 8वें महाद्वीप द्वीप के रूप में इसे नामित किया गया है। अभी सुचारू रूप से हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी कह लीजिए कि इस वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा खोज में लगे हुए हैं, इसे यह जताने में लगे हुए हैं कि हमारा यह 8वां महाद्वीप है, जहाँ पे न्यूजीलैंड है, उसे जीलैंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे 71% पृथ्वी पर जल है, और बाकी 29% पूरा हमारा महाद्वीप है, जो स्थल मंडल है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, समुद्र जल खारा क्यों होता है? अब समुद्र जल खारा क्यों होता है, एक चीज़ आपको यहाँ बता दें, समुद्र जल के खारेपन का कारण जल में उपस्थित लवणों का घुला होना। अब देखिए, आपको पता होगा NaCl, NaCl। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि सोडियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से समुद्र खारा होता है, लेकिन सोडियम सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है, वहाँ पोटेशियम, जो आपका के होता है, के केवल पोटेशियम मतलब के, जो के होता है दोस्तों, वो समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। आप कभी भी भूल के सोडियम नहीं लगाएंगे, इसको याद रखेंगे। पोटेशियम के बाद ही आपका सोडियम पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, है ना। और मिनरल तो काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारे मिनरल जो पानी में पाए जाते हैं, है ना, इसको याद रखेंगे। तो समुद्र जल खारा क्यों होता है, सिंपल से आप बता देंगे, लवणों का घुलने के कारण, लवण उसमें घुले होते हैं, इस वजह से खारा होता है, और डेंसिटी भी, मतलब घनत्व भी पानी का बढ़ा देता है लवण घुलने से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, महासागरीय लवणता का क्या अभिप्राय है? महासागरीय लवणता में, जो महासागरीय लवणता होता है दोस्तों, उसके जो जल होते हैं, उसमें घुले लवणों की संपूर्ण मात्रा को ही महासागरीय लवणता कहते हैं, सिंपल सा। अभी हम लोग उसको एक्सप्लेन किए हैं, देखें एक्सप्लेन करके। तो जो महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका हो गया, फिर आर्कटिक हो गया, इस तरह आपका ये पाँचों क्रम से हैं, ठीक है। जो आपका पैसिफिक महासागर है, जो प्रशांत महासागर है, इसमें सबसे बड़ा गर्त पाया जाता है, सबसे बड़ा खाड़ी होता है, उसे बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। जो हिंद महासागर है, इसमें जो गर्त पाया जाता है, जो खाड़ी पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, जो कि लगभग 8 किलोमीटर तक गहराई पर है। लेकिन जो यह मैरियाना ट्रेंच है दोस्तों, यह आपका लगभग 10 किलोमीटर से प्लस है, 10 किलोमीटर प्लस इसकी गहराई है, इसको याद रखेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया आपका, महासागरीय लवणता का क्या अभिप्राय है? तो बता देंगे मैं, महासागरीय जल, सागरीय जल में घुले हुए लवणों को, जो लवणों की जी मात्रा होती है, जो मात्रा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? महासागरीय लवणता कहते हैं, सिंपल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समुद्री जल में लवणता या खारेपन का औसत अनुपात क्या होता है? बस सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप बता देंगे सिंपल सा। जो समुद्री जल में लवणता का का अनुपात होता है, 35 ग्राम प्रति किलोग्राम जल में होता है। 35 ग्राम लवण में, 35 ग्राम लवण होता है 1 किलोग्राम जल में, ठीक है। 1 किलोग्राम जल ले लें, उसमें 35 ग्राम अगर नमक मिला देते हैं, तो यही अनुपात पूरे जो समुद्र है आपका, जो आपका जलमंडल है, उसमें यही अनुपात होता है, ठीक है। लवणता वाले समुद्री जल वाले में यही अनुपात होता है, इसको याद रखेंगे। चलिएगा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कभी से एक ही कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कलर चेंज कर लिए। नेक्स्ट, महासागरीय जल की गतियों के नाम बताइए। महासागरीय जल के गतियों के क्या नाम हैं? तो आप बता देंगे तुरंत दोस्तों। एक तो लहर हो गया, दूसरा धाराएं हो गई, तीसरा ज्वार भाटा हो गया। ज्वार भाटा जब आता है दोस्तों, तो इसी समय ज्वार भाटा कब आता है? तो बता देंगे, जब सन, पृथ्वी और मून जब एक सीध में आ जाते हैं ना, तब वही ज्वार भाटा आता है, इसको याद रखेंगे, है ना। ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आता है, आप लोग कमेंट करें। महासागरों के अतिरिक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों के अतिरिक्त जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बस सिंपल सा है, तो
महासागरों के अधिक जो आपके वाटर बॉडी बचे वहाँ पे जल पाया जाता है, जैसे झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, हिम नदियाँ हो गई। अगर पूछा जाए आपसे, आपका बताइए सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बताएंगे आप कैस्पियन सागर, जो आपके एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। अगर पूछा जाए आपसे सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है, तब भी बताएंगे आप कैस्पियन सागर। सबसे बड़े के नाम से पूछा जाए पूरे विश्व में, तब भी बताएंगे कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है, तो आप बताएंगे सुपीरियर सागर, सुपीरियर झील, जो आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट, और एक भूमिगत जल भी होता है। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नीचे भी था, थोड़ा सा आंसर इसका, महासागरों के अतिरिक्त जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे झीलें, नदियाँ और हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। भूमिगत जल जो हम लोग पीते हैं, लगभग आपका 1%, लगभग 1% बल्कि कम ही होता है पूरे विश्व में। अगर देखा जाए तो 71% वाटर है, और 71% में से हम लोग 1% से कम पानी ही पी पाते हैं, मतलब कि वो पीने योग्य होता है। इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, भूमिगत जल किन चट्टानों से होकर नीचे पहुंचता है। भूमिगत जल किन चट्टानों से, जैसे आपका श्रिंक होता है, श्रिंक श्रिंक मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप कोई कपड़ा ले लें, उसे पानी में भिगो दें, पानी में हल्का से भिगोएं, और वह पानी क्या करे, धीरे 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 करते करते आपके पूरे कपड़े को भिगो दे, इसे श्रिंक बोलते हैं। तो वही श्रिंक के कारण भूमिगत जल के भूमि के अंदर जल जाता है। जैसे बारिश हुआ, तो बारिश के कारण, बारिश जो हुआ दोस्तों वो हमारे स्थल मंडल पे हुआ, स्थल मंडल पे बारिश हुआ, अब वो भूमिगत जल के रूप में कैसे जाता है, छन छन के जाता है, बोलेंगे श्रिंक के रूप में जाता है। हमारे अर्थ में भी छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारा चाय छानने वाली छन्नी हो गई ना, हम लोग छानते हैं, चाय नीचे गिर जाता है, और जो चाय पीने योग्य होता है वो नीचे गिर जाता है, और चाय पत्ती ऊपर आ जाती है। बस उसी तरह पानी भी होता है। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल यही बिल्कुल आप लोग तरीका अपनाएंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे। भूमिगत जल किन चट्टानों से होकर नीचे जाते हैं, तो बताएंगे संरंध्र, उसे जो श्रिंक होता है उसे हम लोग परागमय या फिर संरंध्र चट्टानों से, चट्टान के नाम से जानते हैं, संरंध्र चट्टान या फिर परागमय से होकर जल नीचे पहुंचता है। चलिए क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। स्रोते या झरने कहाँ पाए जाते हैं, जो स्रोते होते हैं वह झरने कहाँ पाए जाते हैं, तो बता देंगे एक मिनट, पर पारगम्य तथा अपारगम्य शैलों के मिलने से जो स्थल पर, मतलब पारगम्य स्थल और अपारगम्य शैलों का स्थल, उसी पर हमारे जो होते हैं स्रोत और झरने पाए जाते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये तो बता दिया गया आपको। ड्रिप इरिगेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम बोला जाए सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे किस राज्य में होता है, ट्यूबवेल के माध्यम से, मतलब हैंडपम्प के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस देश में, किस राज्य में होता है हमारे, तो बता देंगे यूपी में होता है। अगर ट्यूबवेल के माध्यम से बोला जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, तो बताएंगे तमिलनाडु में होता है, ट्यूबवेल के माध्यम से। ट्यूबवेल जैसा कि आपको पता है, तमिलनाडु हमारा तटीय इलाका है, तो वहाँ पे ट्यूबवेल के माध्यम से ही सिंचाई होती है ना। अब इस समय तो आपको पता होगा कि जो सिंचाई होती है ड्रिप इरिगेशन से होता है। ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों में पानी डाला जाता है। उससे क्या होता है, पानी का नुकसान भी नहीं होता है, आराम से सिंचाई भी हो जाती है। देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भूमिगत जल के कोई 3 उपयोग बताएं, तो घरेलू कार्यों में, सिंचाई में, उद्योगों में, और एक पीने योग्य भी तो होता है, पीते भी तो हैं हम लोग, बहुत सारे यूज हैं। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख लेंगे, है ना। चलिए, पृथ्वी पर कितना जल खारी जल के रूप में संचित है, तो बता देंगे सिंपल सा। देखिए जब 71% पूरे विश्व में पानी है, उसमें से 97% क्या है हमारा, खारा है। 97% खारा है, और लगभग आपका 2% जो ग्लेशियर के रूप में है, बचा 1%। 1% में भी लगभग 0.7% ही पानी पीने योग्य है, और बाकी सब खराब है। इस तरह आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत क्या है, बस सिंपल सा है, पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत वर्षण है, और यह वर्षण जो होता है हिमपात के रूप में देखा जाता है। जैसे आपका बोलें, जो हिम जमा होता है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, वहाँ से बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ पिघलने की वजह से वहाँ से हिम क्षरण होता है। जब हिम क्षरण होगा तो वहाँ से बूंद बूंद मतलब रिसने की वजह से, बर्फ़ ले लें, बर्फ़ पिघल जाए तो पानी के रूप में बन जाएगा, उसी तरह हिम भी हमारा दिनों दिन पिघल रहा है। तो पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत क्या है, तो बताएंगे हिमवर्षण, जो वर्षा वाली जल होती है दोस्तों, उसी वही बस पीने योग्य है, इसको आप मान के रखेंगे, है ना। चलिए, मतलब वर्षा वाला जल पीने योग्य तभी होता है जब वो अंदर चला जाता है समृद्ध के माध्यम से, वो हम लोग निकालते हैं ट्यूबवेल और हैंडपम्प के माध्यम से, तब वो पीने योग्य होता है। वैसे डायरेक्ट आप नहीं पी सकते उसको, बहुत खारा होता है, कभी नहीं पी सकते, नुकसान भी हो सकता है आपको उससे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि वातावरण में हमारे बहुत ज़्यादा धूल कण है ना, घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ लीजिए कि उसकी वजह से हमारा सेहत भी खराब हो सकता है, उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते हम लोग।
कृषि में उपयोगी रसायन जैव अग्निकरण क्यों होते हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कृषि में उपयोगी रसायन जैव अग्निकरण क्यों होते हैं, तो आप बता देंगे क्योंकि इन रसायनों का विघटन या अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। इस वजह से जो रसायन होते हैं वो जैव अग्निकरण होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन से जीव मल जल को साफ करने में सहायक होते हैं, तो बस सिंपल सा है। देखिए मल जल को साफ करने में मछली हो गया, घेंगा हो गया, केकड़ा हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पे फैक्ट के रूप में। अगर बोला जाए आपसे किसानों का मित्र किसे बोला जाता है, तो केंचुआ, जो केंचुआ होता है, ठीक केंचुआ, केंचुआ होता है ना दोस्तों। आप लोग देखे होंगे, वैसे तो हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम जाते हैं, जानते हैं, हमारे यहाँ खेती वगैरह भी होती है तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो केंचुआ, केंचुआ को किसान का मित्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी के नमी को बनाए रखता है। इस वजह से केंचुए को किसान का मित्र बोला जाता है, ठीक, किसान मित्र नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे। यहाँ पे तो कुछ दूसरा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से जीव मल जल को साफ करने में सहायक होते हैं, मछली, घेंगा, केकड़ा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। महाद्वीपीय सीमांत वह भाग होता है जहाँ उससे महासागर मिलते हैं, उसे महाद्वीपीय सीमांत। जैसे हम बोलें कि यह बड़ा पैसिफिक सी है, अब इसका अंत कहाँ पर है, तो बताएंगे आप। अगर हम लोग ईस्ट में देखें, सॉरी हाँ ईस्ट में देखें, तो ईस्ट में इधर नॉर्थ अमेरिका पड़ जाता है, इधर साउथ अमेरिका पड़ जाता है। अगर इसके वेस्ट में देखें तो इधर हमारा जापान और उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और नीचे इंडोनेशिया, फिर कह लीजिए दक्षिण दक्षिण पूर्वी के एशिया के दक्षिण पूर्वी वाले देश पड़ जाते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब पड़ जाते हैं। तो बस अब इस पैसिफिक सागर का अगर एंडिंग पॉइंट हम लोग देखें, सीमांत पॉइंट देखें, तो पूरब में देखें तो हमारा आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आ गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग देखें पश्चिम में, तो आपका एशिया आ गया, है ना। यही बता देंगे कि जो महासागरीय होते हैं दोस्तों, महासागर जो होते हैं, सीमांत कहाँ होता है, तो बता देंगे कि महाद्वीपीय सीमांत वह भाग होता है जहाँ उससे महासागर मिलते हैं, महाद्वीपीय सीमांत। इसी तरह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से पूर्वी साइड में मिल गया हमारा प्रशांत महासागर, और सेम कंडीशन एशिया के साथ पश्चिमी सीमांत बना लिया प्रशांत महासागर। तो बस इसी को बोल दिए हम क्या, महाद्वीपीय सीमांत। चलिए अब देखिए विश्व में सबसे गहरा गर्त, यह हम आपको ऊपर बता चुके हैं, 11 किलोमीटर प्लस बताए हैं। 11 किलोमीटर प्लस मेरियाना ट्रेंच, जो कि आपका कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला, सबसे बड़ा वाटर डेंसिटी रखने वाला, ठीक, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। वो कहाँ पर है, तो बता देंगे आप, वो हमारा जापान वाला इलाका, पश्चिम जो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है उसके कह लीजिए कि आपके पूरब में, उसके पश्चिम में, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी सॉरी दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के किधर है, तो बता देंगे आप कि पश्चिम में है, और हमारा एशिया के पूरब में है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अब अगर पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा गर्त, तो बताएंगे सुंडा ग्रंथ, हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर का गर्त सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है, सुंडा, ठीक है, याद रखेंगे। हिंद महासागर जो हमारे भारत का भारत के नीचे, मतलब इंडिया के नीचे पड़ता है बिल्कुल, हिंद महासागर, ठीक है। चलिएगा, और सुंडा गर्त ये भी याद रखें, जो सुंडा गर्त है दोस्तों, वो किस द्वीप के पार कौन से द्वीप के पास पड़ जाता है, तो बता देंगे आप, जो जावा द्वीप है ना, जावा द्वीप, इंडोनेशिया का जावा हो गया, जावा द्वीप हो गया ना, बोर्नियो द्वीप, जावा द्वीप, ये सब द्वीप हैं इंडोनेशिया के, तो जावा द्वीप के पास पड़ जाता है। चलिए अब देखिए महाद्वीपी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर। विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो बता देंगे मेरियाना ट्रेंच, जो कि मेरियाना गर्त है, 11,776 मीटर इसकी गहराई है। चलिए महाद्वीपीय मग्न तट क्या है। महाद्वीपों के किनारों का वह भाग जो उथला है तथा जल में डूबा हुआ है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। बस वही सिंपल सा चीज़ है। जैसे बोले आपका जो आपका इंडोनेशिया है वो क्या कर रहा है, अपना जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर रहा है बोर्नियो द्वीप पर, क्योंकि अगर देखा जाए इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया का बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे बोर्नियो है, यहाँ पे आपका जावा द्वीप है, और यहाँ पे आपका पापुआ न्यू गिनी है। तो जो आपका जावा द्वीप पर पहले उसका क्या था, जकार्ता उसका कैपिटल हुआ करता था इंडोनेशिया का, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो पानी में डूबने लगा। जब पानी में डूबने लगा तो इंडोनेशिया क्या प्लान बनाया कि अब हमारा जब ये जकार्ता जो है पानी में डूब ही रहा है, तो इसको उठा के क्यों ना हम शिफ्ट कर दें किस पे, बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर दिया अपना कैपिटल। अब उसकी कैपिटल का क्या नाम हो गया, बता देंगे। उसकी कैपिटल का नाम कलीमंतर है। जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का अब नया कैपिटल बन गया है कलीमंतर। किस द्वीप पर है, तो बता देंगे बोर्नियो द्वीप पर है। क्यों शिफ्ट किया गया है, तो बता देंगे पानी में डूबने की वजह से, जो आपका एक क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे।
ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? महाद्वीपीय मग्न तट उसे बोलते हैं जब किनारों महाद्वीपीय मग्न तट का वह उथला भाग जब वह जल में पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है या फिर डूबने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक बात सुनिएगा आप लोग, अगर आपको लगता है कि हमारी आवाज़ थोड़ी सी स्पीड में है तो आप लोग ऊपर आपके यूट्यूब के जब जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो स्पीड उसका कम कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ ज़्यादा स्लो लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सबसे अधिक श्रेणियाँ किस महासागर में पाई जाती हैं? तो बता देंगे अंध महासागर में सबसे ज़्यादा श्रेणियाँ पाई जाती हैं। बात खत्म भैया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ फैक्ट भी नहीं, याद रख लेंगे सीधे सीधे। हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा श्रेणियाँ पाई जाती हैं। चलिए संविधान से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान से क्या तात्पर्य है? संविधान उन आधारभूत नियमों और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। बस संविधान होता है। संविधान मतलब क्या? एक नियम कानून बन जाए किसी देश का, अपना नियम कानून अलग है, इस वजह से संविधान होता है। वह संविधान मतलब कि एक शासन में बंधा हुआ इंसान संविधान के अंतर्गत आता है। जैसे बोला जाए जो भारत है आपका, भारत के अंदर एक संविधान है, पूरे जो आपका पॉपुलेशन है इंडिया का एक संविधान के अंदर बंधा हुआ है, एक नियम कानून के अंदर बंधा हुआ है, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं संविधान, ठीक है ना। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान पर किन किन प्रमुख देशों के संविधान का मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है? बहुत सा सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, या क्या आप जताना चाहता है इस तरह का? के मतलब कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत का संविधान है, वह उधार का डलिया के नाम से जाना जाता है संविधान, क्योंकि ये अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ लिया हुआ है। जैसे कि मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिया हुआ है, आपका नैतिक कर्तव्य मतलब कि नीति निर्देशक तत्व जो आपका डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, यह भी बताएंगे आप। अगर बोला जाए आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया है, आपका राष्ट्रपति शासन जो लिया गया है वो आपका कहाँ से लिया गया है, बता देंगे यूएसए से लिया गया है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको आयरलैंड से याद रखेंगे डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। बस वही चीज़ बोल रहा है कि कहाँ कहाँ से लिया गया है, नाम देख लीजिए। भारतीय संविधान पर ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका व जापान के संविधान का मुख्य या फिर प्रमुख प्रभाव पड़ा है। मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उसको हमने संविधान में मिलाया हुआ है अपने, है ना। अफ्रीका से क्या लिया गया है? अफ्रीका से बताएंगे क्या लिया गया है। जो अफ्रीका से हम लोग 368 जो संविधान संशोधन है ना, वो यहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया है। इसको याद रखेंगे, यह चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। कनाडा से जो हम लोग समवर्ती सूची है, हमारा समवर्ती सूची है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये सब सारी चीज़ें अलग अलग देशों से लिया गया है। जो आपका 1935 अधिनियम है ना, यहाँ से बहुत सारा अनुच्छेद लिया गया है भारत के संविधान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय का संविधान किससे बनाया था, मतलब कि किसने बनाया था भारतीय संविधान? तो बता देंगे जो संविधान निर्मात्री थे, जो सभा हम लोग का सभा बैठा था, भारत का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था, मतलब कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। जो कि कब बैठा था? तो बता देंगे 46 में बैठा था ना, 46-47 में, इसको याद रखेंगे। सबसे पहला 9 दिसंबर आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो कार्रवाई होता है 6 दिसंबर के आसपास होता है। इस तरह सबसे पहला 9 दिसंबर आप लोग याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946, है ना। सबसे बड़ा संविधान सभा हम लोग का बैठा था। उसी दिन से मार्लियामेंटो नहीं दोस्तों, जो आपका यह था ना लास्ट वायसराय था, कौन सा, माउंटबेटन योजना आया था 1946 में। 1947 से हम लोग का काम मतलब स्टार्ट हो गया, ये याद रखेंगे, है ना। 1947 में ही भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त के दिन, और जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की संविधान की सभा के 2 सदस्यों के नाम बताइए। बहुत सा सिंपल है, बहुत सारे सदस्य आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन 2 सदस्य की बात किया है तो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू बता देंगे और दूसरा बता देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ये दोनों बहुत बड़े शख्सियत हैं दोस्तों। इन दोनों लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है। इस तरह देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं हमारे संविधान में, और बाकी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। अगर कभी काल के यह पूछ देता है आपसे क्या हमारे संविधान बनाने में महात्मा गांधी जी का योगदान है, तो बोलेंगे नहीं, इनका कोई योगदान नहीं, बस सुझाव था इनका, है ना। अब देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब किसी भी देश का कोई एक धर्म हो। हमारे देश में, हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या? हमारे देश में बहुत सारे मतलब मुस्लिम भी भाई हैं, सिख भी हैं, और
कह लीजिए हिंदू भी हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हमारा देश केवल मुस्लिम कंट्री है, हमारा देश केवल हिंदू कंट्री है, केवल सिख कंट्री है, केवल मतलब कि केवल हरिजन कंट्री है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ। जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष बोल लीजिए, अभी पंथ निरपेक्ष बोल लीजिए। यह वर्ड हमारे प्रियम्बल में है, हमारे प्रस्तावना में है, इसको याद रखेंगे आप। पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ मतलब धर्म समान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय एवं कितने अनुसूचियां हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब मूल संविधान हमारा बन रहा था ना, बन के तैयार हुआ था 1950 में, मतलब पूरे देशवासियों को लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे मूल संविधान में 22 भाग तो थे और 8 अनुसूचियां थी केवल। लेकिन बाद में क्या हो गया, किया गया, अलग अलग अमेंडमेंट द्वारा, अलग अलग संशोधन द्वारा इसे 12 बना दिया गया। जैसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया 11वां अनुसूची, और 74वां द्वारा आपका जोड़ा गया 12वां अनुसूची, है ना। जैसे आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 51 क मतलब मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 क का है, भाग 4 क। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जोड़े गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद जो आपका संविधान संशोधन होता है पहला 1951 में होता है, इसके द्वारा अनुसूची 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 9 जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह उसे बाद में 12 अनुसूची बना दिया गया, और अध्याय मतलब कि भाग तो 22 थे ही स्टार्टिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। संविधान की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? सिंपल है भैया, अभी हम लोग देखे थे, हाँ, आयरलैंड से लिया गया है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, बहुतों बार, जितना बार आप लोग सोच नहीं सकते उतनी बार सारे एग्जाम्स के लिए। आपका डीएलएड में तो बहुत बार, मतलब इसको इंपॉर्टेंट ही रखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान कब से लागू हुआ, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ हमारा संविधान, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देशवासियों के लिए समर्पित हो गया, इसे लागू कर दिया गया है ना। इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग 26 जनवरी 1950, क्योंकि उस दिन हम लोग यादगार बनाना चाहते थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सबसे पहले मांग किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 वाले सेशन में, जो लाहौर का सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें सबसे पहले मांग किया गया था पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और 1930 में सबसे पहले जनगण मनगढ़, मतलब कि उस समय झंडा फहराया गया था हमारे संविधान में, पूरी अच्छी तरीके से आज़ादी का माहौल एक बन गया था 1930 में। बस उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी एक डेट चुन लेते हैं, उसको देश को समर्पित करने के लिए 26 जनवरी 1950 याद रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हो गया दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कैबिनेट मिशन याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? तो बता देंगे सिंपल सा, सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के कह लीजिए बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले यही किए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है, इन्हें बना दिया जाता है। पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको निकाल कर, मतलब वो सबसे बुजुर्ग रहते हैं इसलिए सबसे पहले उनको चुन लिया जाता है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया जाता है ना, याद रखेंगे। और एम एन रॉय बोला जाता है, एम एन रॉय ये दोस्तों जो थे ना, यह सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं, इसको याद रखेंगे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एम एन रॉय। अब देखिए भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग संविधान के पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, फ्रंट पेज पर ही संविधान सभा की पुस्तक है दोस्तों, उसके फ्रंट पेज पर ही इनका बिल्कुल चित्रण किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे, जो आपका झंडा सबसे पहले तिरंगा जो बना था 22 जुलाई 1947 पिंगलिया वेंकटैया द्वारा बनाया गया था डिजाइन इसका, हमारे झंडा का प्रारूप जो इस समय है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अभी कोई और फैक्ट याद आता है तो आपको बताते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे, जो आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे ये पहले कानून मंत्री रहते हैं। ठीक है ना,
पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये सब आपको याद रहना चाहिए, हमेशा के लिए याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग को याद है, सबको याद है लगभग लगभग। हमारे जितने भी छात्र हैं सब बहुत तेज हैं, सब बहुत ज़्यादा तेज हैं, सबको याद होना चाहिए ये चीज़ें। अब देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यह पूरा सिस्टम था, यह पूरा समय था हमारे संविधान को बनने में। तभी जाकर हमारा संविधान इतना सुदृढ़, कठोर और लचीला बना जाके, ठीक है ना। हमारे संविधान को कठोर और लचीला भी कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया देशवासियों को 26 जनवरी 1950 को, 1950 को याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय दिए गए? संघ सूची में की बात कर रहा है। अब देखिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है उसकी संकल्पना कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। आपका संघ सूची में केवल संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, राज्य भी और केंद्र भी, ठीक है ना। जो आपका समवर्ती सूची है वो कनाडा से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा यह संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, यह हमारे किस अनुसूची में पड़ जाता है? तो बताएंगे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे ये चीज़ें। चलिए इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा भारतीय संविधान की संघ सूची, इसमें कितने विषय हैं? तो बताएंगे 98 विषय दिए गए हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है, सिंपल सी बात है, हिंदी है। अब बताएंगे जो उर्दू है, उर्दू को संज्ञा कब दिया गया, उर्दू भाषा को संज्ञा कब दिया गया? तो बता देंगे 1989 से उर्दू को एक तरह से भाषा की संज्ञा दिया गया हमारी यूपी सरकार द्वारा, या फिर कह लीजिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? मूल अधिकार कितने प्राप्त है भैया? 6 हैं, 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, ठीक है ना। यह हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटा दिया गया, हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, 300 क में रखकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार 7वां था वह पहले 31 के अनुच्छेद में हुआ करता था, 31 को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया, डिलीट मार दिया गया, हटाओ भैया तुम इसको, हटाओ इसको हम जल्दी से, और 300 क में रखो, अनुच्छेद 300 क में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया जाता है? बहुत सिंपल सा बात है, जिसे उपचारों का अधिकार बोलते हैं, अनुच्छेद 32 भाई साहब, अनुच्छेद 32, जिसे हम लोग अनुच्छेद 32 में इसमें 5 रीट दिए गए हैं, पांचों रीट अच्छे से पढ़िए आप लोग, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे मूल जितने भी संविधान में मूल हमारे मौलिक अधिकार हैं सबकी रक्षा करता है, ठीक है। इससे हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुनो भैया, हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त 2 प्रकार की समानताएं बताइए। बस कानून के समक्ष समानता और सरकारी नौकरी के प्रति समानता, और बहुत सारे समानता हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको डिटेल से, चैनल पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। 190 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 190 मतलब आज का 90वां नंबर क्वेश्चन, संपत्ति का मूल अधिकार अब कैसा अधिकार बन गया है? तो बता देंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे डिलीट मार दिया गया भारत सरकार द्वारा, 1976 में इसे अनुच्छेद 31 से निकालकर अब अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। बात खत्म भैया, मतलब कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अब देखिए, मानव का क्रय विक्रय करना अथवा उससे बेगार लेना किस अधिकार के अंतर्गत आ जाता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 और 24 यह दोनों अधिकार हैं दोस्तों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, याद रखेंगे। जो 24 है इसमें छोटे बच्चों से, 14 साल के कम बच्चों से अगर हम लोग खटाते हैं, काम करवाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी कानून, बहुत सारी धाराएं लगेंगी और हमको जेल भी हो सकता है। जो मालिक होगा जिस कंपनी का, अगर किसी छोटे बच्चे को 14 साल की कम एज के बच्चों को काम करवाता है उसे जेल भी हो सकती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा जुर्माना भी उसे भरना पड़े, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 23 और 24 अनुच्छेद ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि दंडनीय अपराध होता है बहुत बड़ा। चलिए, नागरिकों के 2 मूल अधिकारों के नाम बताइए। नागरिकों के 2 मूल अधिकार कौन कौन से भैया? हैं तो बहुत सारे अधिकार, मूल अधिकार 6 तो हैं, लेकिन हम बताएंगे सफलता का, देखिए यहाँ पे समानता का अधिकार होना चाहिए, सफलता नहीं, यहाँ पे समानता बना लेंगे आप, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार,
और उपचारों का अधिकार। इस तरह हमारे 6 अधिकार हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो कि किस भाग के अंतर्गत आता है, तो बताएंगे भाग 3 के अंतर्गत आता है भाई साहब, भाग 3 के अंतर्गत। और भाग 3 के अंदर कितने अनुच्छेद हैं, तो बताएंगे 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। जो हमारा 32 के बाद 33, 34, 35 अनुच्छेद है, ये सैनिकों के लिए है, जो कि भारत का संसद तय करता है उनका अधिकार, है ना, 33, 34, 35। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 193, क्या कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव है? संभव है तो भैया बताइए किससे संभव है, तो बोलेंगे नहीं संभव है। कर्तव्यों के अभाव में, अगर बोला जाए कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व तो कभी संभव हो ही नहीं सकता, इतना बोल दीजिए, क्योंकि आपका कर्तव्य फॉलो करेगा कि आपका अधिकार। बताइए कर्तव्य जरूरी, कर्तव्य बड़ा है कि अधिकार बड़ा है? कर्तव्य बड़ा होना चाहिए ना, तो कर्तव्य जब रहेगा नहीं तो अधिकार कहाँ से संभव, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा अधिकार का, तो कर्तव्य बड़ा होगा। इस वजह से कर्तव्य के अभाव में अधिकार कभी अस्तित्व में रहा ही नहीं है, ना ही रहेगा। चलिए उपभोक्ता की सामाजिक अपेक्षाएं क्या हैं? जो उपभोक्ता हैं उसकी सामाजिक अपेक्षाएं क्या होती हैं? जैसे हम लोग का सामाजिक अपेक्षाएं क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य ढांचा, आवास, नागरिक सुविधा, और एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या? रोजगार। रोजगार, रोजगार। जब शिक्षा रहेगा तो रोजगार चाहिए। पहले क्या होता था, लोग पढ़ते लिखते नहीं थे तो लोग को रोजगार चाहिए ही नहीं होता था, लोग घर पे काम काम खर्चा कुछ भी करके, खेती बेगारी करके अपना खर्चा चला लेते थे। लेकिन आज इतनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ चुकी है समाज में कि लोगों को रोजगार चाहिए, और आप लोग स्थिति देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम लिखिए। जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो गठित एक संस्था बनाई गई उसका नाम क्या है, बता देंगे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह नागरिकता अधिनियम 1955 भी याद रखेंगे। इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 6 बार संशोधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था भैया किसे कहते हैं? आपके मम्मी पापा होंगे, आपके घर के सारे खर्चा चला रहे होंगे, बस जिस प्रकार खर्चा चलता है दिन भर, जो पैसा आता है कुछ बचता है कुछ खर्चा हो जाता है, वही तो अर्थव्यवस्था हुआ घर का एक। बस उसी तरह विश्व का भी एक अर्थव्यवस्था होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, सिंपल सा वही होता है अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, इसको कभी फ्री टाइम में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन साधनों पर व्यक्तियों की निजी अधिकार होती है और जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वलाभ मतलब कि अपने लाभ के लिए अर्जित करने के लिए, अपने लाभ अर्जित करने के लिए काम करता है। उस पर जो काम होता है आदमियों का, जो मतलब कर लीजिए एक पर्टिकुलर आदमी का, इंसान का जो काम होता है वह अपने रोजगार के अर्जन के लिए होता है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें फटाफट आप लोग। चलिएगा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इंड। ये क्या हो गया आपका? इंड हो गया। अब आपको बताएं आपको कैसा लगा सेशन, कमेंट और सब्सक्राइब, अगर अभी चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज मैम का तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उनके आवाज़ में थोड़ा सा, बहुत दिनों से आपका लगातार क्लास ले रही थी, इस वजह से थोड़ा सा उनके गले में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास नहीं ले पाई। इसके लिए उनके तरफ से हम क्षमा करना चाहते हैं। और आप लोग को अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट्स समझ में आया और आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है वो नंबर 1 का दिया जा रहा है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख कर ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलें हम लोग विराम आपसे लेते हैं और आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और अपने पेपर की तैयारी में बहुत एक तरह से करिए, एक जोर शोर से जुट जाइए। तो थैंक यू दोस्तों।